बोर्स मॉडल इतना सिंपल मॉडल है, वो क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एक सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहे हैं, कोई रैंडम पाथ में नहीं चल रहे, एक एक सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहे हैं, और सर्कुलर ऑर्बिट में म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से जो कूलम्स फोर्स लग रहा है वही उनको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो बोर्स मॉडल समझने के लिए तीन ऐसी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। एक, कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही सारा पॉजिटिव चार्ज बंद है, लेकिन इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड किसी सर्कुलर ऑर्बिट में विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। इन ऑर्बिट को हम, these orbits are called stationary orbits या stable orbits। स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए बोलते हैं कि इसमें स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं। स्टेशनरी वेव कौन सी होती है? जिनको हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। स्टेशनरी वेव बन रही, स्टेशनरी ऑर्बिट है, और स्टेशनरी वेव बन रही है, इसी वजह से एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। वैसे रूल ये है कि कभी भी कोई चार्ज एक्सेलरेट होगा तो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करेगा, यानी अपने आप रेडिएशन एमिट करके वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा। ये रूल है किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है जिसको आपने चार्ज दे दिया, और उस स्फीयर को ऐसे हवा में घुमाना स्टार्ट कर दिया सर्कल में, तो स्फीयर अपने आप सर्कल में घूमते घूमते चमकने लगेगा। तुम कहोगे यार चमक क्यों रहा है? क्योंकि उसमें से अपने आप रेडिएशन निकल रहा है। रेडिएशन क्यों निकल रहा है? क्योंकि रूल यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कि अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज होगा तो उसमें से रेडिएशन निकलेगा ही निकलेगा। क्यों निकलेगा? इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला जब पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें कर सकते हैं। 3 पोस्टुलेट्स है। तो पहला पोस्टुलेट्स मतलब अजम्पशन है, पहला अजम्पशन है कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना चाहिए इलेक्ट्रॉन को। दूसरा इसका अजम्पशन है कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है in these orbits is proportional to h by 2 pi। यानी एंगुलर मोमेंटम अगर एक किसी इलेक्ट्रॉन का निकाले तो उसका फॉर्मूला nh by 2 pi है, और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिट है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बोल रहे हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट के ही नंबर का नाम रख दिया है, और बोल दिया है कि ये क्वांटम नंबर कभी भी मतलब ये नंबर जो है 1 2 3 4 ही चलेगा, बिल्कुल इंटीग्रल वैल्यू है। यानी कि ये जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, या तो उसका क्वांटम नंबर मतलब उसका क्वांटम नंबर 1 बोलेंगे या 2 बोलेंगे या 3 बोलेंगे। अगर वो ऑर्बिट क्वांटम नंबर 1 के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम h by 2 pi होगा। अगर वो किसी नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम 2h by 2 pi होगा। फिर नेक्स्ट पॉसिबल ऑर्बिट में उसका 3h by 2 pi होगा। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा, और अगर ये ऑर्बिट का रेडियस मान लो r है तो r प्लस डेल्टा r पे नहीं घूमेगा। अगर ये r1 पे है तो अगला ऑर्बिट कोई r2 वाला है, उसके अगला वाला ऑर्बिट कोई r3 वाला है, और कोई भी ऑर्बिट में जो रेडियस आ रहा है उसके हिसाब से MBR निकाले तो NH by 2 pi। मतलब जैसे हम कहते थे सर ऐसा तो सैटेलाइट भी होता है, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घुमा सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट ये क्वांटाइजेशन रूल फॉलो नहीं करता। सैटेलाइट ये नहीं कहता, अगर तुमने बोला सैटेलाइट को हमने 50,000 किलोमीटर के ऑर्बिट में घुमाया, तो सैटेलाइट 50,000 किलोमीटर के ऑर्बिट में भी घूम सकता है, सैटेलाइट 51,000 किलोमीटर के रेडियस के ऑर्बिट में भी घूम सकता है, सैटेलाइट 49,000 में भी घूम सकता है, 49,999 पे भी घूम सकता है। मतलब 2 मीटर ऊपर, 4 मीटर नीचे, 5 किलोमीटर ऊपर, 10 किलोमीटर नीचे, किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है। कौन? सैटेलाइट।
लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा। यहां पे अगर ये 10 मीटर के ऑर्बिट में घूम रहा था, मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, ऑब्वियसली एटम तो बहुत छोटा होता है, लेकिन एक कंपैरिजन के लिए, अगर एक ऑर्बिट 10 मीटर का है तो दूसरा ऑर्बिट वो 14 मीटर का होगा, फिर 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, अगर बीच में कोई ऑर्बिट नहीं आ रहा जिसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π बन पा रहा हो, तो उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमेगा नहीं। फिर से सुन लो, किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट किसी भी रेडियस की बनाई जा सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में ही घूमेगा जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π हो रहा हो। अगर नहीं होगा तो उस ऑर्बिट में घूमेगा ही नहीं, और जबरदस्ती तुम घुमाओगे तो एनर्जी लूज कर देगा। अगर इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो लूज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अभी मैं बताता हूं। तीसरी बात है कि इलेक्ट्रॉन अगर इन ऑर्बिट में घूमता हुआ कोई एनर्जी लूज ही नहीं करेगा, तो फिर एनर्जी गेन और लॉस होगा कैसे? तो एनर्जी लॉस तभी होगा कि जब इलेक्ट्रॉन में मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू, मतलब जिसका हायर क्वांटम नंबर है वहां से, टू लोअर ऑर्बिट एंड रिलीज अ फोटोन। ये भी एक जबरदस्त बात कही, इसमें भी पार्टिकल नेचर की खुशबू आ रही है कि अगर एक पार्टिकल हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट कूदा और दो स्टेट के बीच में उसका एक ट्रांजिशन हुआ, तो एक ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग एक फोटोन निकलेगा, एक ही फोटोन निकलेगा, और एनर्जी ऑफ रिलीज्ड फोटोन इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू ऑर्बिट्स। ये जो खेल लिखा वो समझ गए? मतलब इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी ऑर्बिट में मान लो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पे था, और जब वो नीचे वाले ऑर्बिट में आया तो उसकी एनर्जी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी थी। 100 वाले ऑर्बिट से 70 वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप किया, तो उसमें जो डिफरेंस है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, उसका एक फोटोन निकलेगा। तो एक ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग एक ही फोटोन निकलेगा। अगर किसी हायर ऑर्बिट से नीचे किसी लोअर ऑर्बिट में आने के लिए वो 3 इंटरमीडिएट ऑर्बिट में भी कूदा, तो हर एक ट्रांजिशन का एक फोटोन निकलेगा। एक ट्रांजिशन के 2 फोटोन नहीं निकल सकते, 2 ट्रांजिशन का मिला के एक फोटोन नहीं निकल सकता। अगर 5वें ऑर्बिट से चौथे में कूदा तो एक फोटोन है, 5वें से तीसरे में कूदा तो एक और दूसरा फोटोन है। लेकिन जो एटम का इलेक्ट्रॉन 5 से 4 में कूदा तो उसने एक फोटोन निकाल दिया, अब वो 4 से 3 कूदेगा तो फिर एक और फोटोन निकाल देगा। तो इस कहानी में 2 फोटॉन्स दिख रहे हैं, लेकिन 5 से 3 अगर कूदा तो आप कहेंगे 5 से 4 और 4 से 3 दोनों का मिला के एक ही साथ एक फोटोन निकल रहा है। सो द टोटल एनर्जी विल बी सेम, बट in one case the emitted photons number is 2, and the second case only one photon is emitted when it is making transition from 5 to 3, 5 to 4, 4 to 3। ऐसे दो ट्रांजिशन से भी आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन जितने ट्रांजिशन से हर ट्रांजिशन का एक ही फोटोन निकलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक पार्टिकल अगर 3 से 2 पे गया तो एक ही फोटोन निकलेगा। ऐसे नहीं कहना कि 3 से 2 में सर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस दिख रहा था तो हमने कहा 10 के 2 फोटोन निकलो। एक ट्रांजिशन एक ही फोटोन एमिट होगा। तो 3 पोस्टुलेट्स हो गए। अब इनको यूज करते हुए 2-3 रिलेशन बना रहा हूं, और रिलेशन में केवल पावर और प्रोपोर्शनैलिटी को ही देखना। तो पहला इक्वेशन है कि एक इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ जिसमें Z प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन उसका चार्ज पॉजिटिव साइन का होता है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में रेडियस r है। तो पहला रिलेशन है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसका फॉर्मूला K Q1 Q2 by r² is equal to mv² by r। इससे सॉल्व कर लेते तो mv² by r का वैल्यू ये ऐसे जो आया, तो mv² r से r काट दिया, mv² इंटू r इज इक्वल टू k e, यहां पे z लिख देते हैं, kz e² by
बस ठीक है, के जेड ई स्क्वायर लिख दिया। ये हमारा एक रिलेशन आया। देखो आप इस आर रेडियस को इधर भेज दिया और ये 1/4πε0 को के लिख दिया। वैसे था के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, क्योंकि इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है और जो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है वही सेंट्रिपिटल फोर्स होता है। ठीक है, तो एक रिलेशन तो ये हो गया, इसको अच्छे से पकड़ लो, बहुत मुश्किल नहीं है, तो सीधा फॉर्मूला कूलम्स लॉ वाला ही है। दूसरा अभी अभी हमने लिखा कि mvr इक्वल टू nh/2π होता है। ये हर बोर्स मॉडल की कहानी में ये जरूर लगाना है। क्या लिखना है इसमें? ओनली बोर्स मॉडल। ये जो पोस्टुलेट्स है ये केवल बोर्स मॉडल में है। देखो ये वाली बात जो है कहीं भी हो सकती है, ये जो सेकंड वाली बात है ये केवल बोर्स मॉडल में। लेकिन सेकंड वाला इक्वेशन आया कहां से वो भी देख लीजिए। तो हाउ डू वी गेट mvr इक्वल टू nh/2π, उसको भी समझो। एक बार हमने स्टैंडिंग वेव किसी वायर में बनाया था, तो स्टैंडिंग वेव बनाने का तरीका ये होता है कि इधर से वेव भेजते हैं और वेव जाके टकरा के यहाँ पे लौट के आता है। यानी वेव को जाके लौट के आके अगर वो सेम फेज में पहले वाले वेव से ही मीट कर गया तो स्टैंडिंग वेव बन जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक वेव गया और टकरा के इधर से वापस आया और वापस आके वापस पहले वाले वेव में फिर से चिपक गया और चिपकते समय वो वैसे ही आके चिपक गया जैसे पहले वाला वेव ऑलरेडी चल के जा रहा था। तो इधर से जो वेव भेज रहे हैं वो टकरा के लौट के आ रहा है और फिर पहले वाले वेव में ही चिपक जा रहा है और वेव बिल्कुल वैसे ही चिपक जा रहा है जैसे ऐसे आया और आगे वाले वेव में ऐसे चिपक गया कि वो ऐसे एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए, फिर लौट के आया और फिर आके फिर से आके दोबारा तिबारा 4 बार 5 बार, हर बार एक ही जैसा ऐड होता जा रहा है। तो वायर बीच में वाइब्रेट करेगा, आपको ऐसे लगेगा कोई भी एनर्जी डिस्टॉर्ट या लूज नहीं हो रही, वायर बहुत देर तक वाइब्रेट करता रहेगा। इसका मतलब है आपने देखा भी होगा कि ये नोड से नोड होता है, मतलब λ/2 का वैल्यू L हो जाता है। या फिर आप ऐसे बोलिए कि एक वेव है जो यहां से यहां गया और यहां से वापस आया, तो इसमें जाके और यहां वापस आने के लिए टोटल लेंथ कितना चला? 2L। तो 2L का लेंथ अगर वेवलेंथ लैम्डा के बराबर है ना, तो अपने आप स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो जाएगा। और स्टैंडिंग वेव फॉर्म होने से एनर्जी लॉस नहीं होता, नो एनर्जी लॉस। किसी साइंटिस्ट ने कहा कि जब किसी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो चलता हुआ इलेक्ट्रॉन एक वेव है, इसको वेव मान लेते हैं। और वेव है तो इसके पास वेवलेंथ होगा, तो लैम्डा डी यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू h/p यानी h/mv है। तो इलेक्ट्रॉन का मास m है और वो v वेलोसिटी से चल रहा है, तो h/mv उसका वेवलेंथ हो गया। अब मैंने बोला ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से चल के, मतलब ये जो वेव है वो यहां से चल के यहां वापस आया और वापस आके ठीक उसी, देखो ये ऐसे ऐसे चल रहा, मान लो ये वेव है, इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहा, ये मान लो कोई वेव है, ये जो वाइब्रेशन है, अब यहां पहुंचते पहुंचते ये वाइब्रेशन ठीक उसी फेज में आ जाए, यहां पहुंच के ऐसे ठीक उसी फेज में आ जाए जिस फेज में पहला वेव चला था, तो बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप हो जाएगा वेव। और वेव ओवरलैप होने के बाद फिर तीसरी बार जब पहुंचेगा तो फिर से ओवरलैप हो जाएगा। मतलब हर बार ऐसे ओवरलैप होता रहे तो डिस्टॉर्शन नहीं होता वेव का। जाने वाले वेव और आने वाले वेव में एक पार्टिकल पे अलग फेज पे आने लगेंगे लौट के वापस, तो फिर वो डिस्टॉर्शन मारता है, यानी कि कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ वेव नहीं हो रहा। इसमें जो है एनर्जी लॉस तभी रुकेगी जब स्टैंडिंग वेव बने, और स्टैंडिंग वेव में जो पूरा लेंथ होता है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होगा, यानी या तो एक लैम्डा के प्रोपोर्शनल होगा। देखो इस लेंथ में मान लो यहां से यहां तक एक वेवलेंथ है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। 8 के बाद वापस सेम फेज में आ जाए, यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ n इंटू, देखो यहां पर भी यही कर रहे हैं कि इस 2L में या तो एक बार लैम्डा बन जाए, या 2 बार लैम्डा बन जाए, या 3 बार लैम्डा बन जाए, तो हम लोग बोलेंगे 2L इक्वल टू n लैम्डा। ये हमने पहले भी यही निकाला था, अगर यहाँ पे 2 पल्स करेंगे
तो लैम्डा बाई टू यानी कि L इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा तो 2L इक्वल टू 2 लैम्डा, 2L इक्वल टू 3 लैम्डा, ऐसे बनता है। यहाँ पे n इंटू लैम्डा डी के ये पूरे रास्ते की लंबाई, जैसे यहां गया L डिस्टेंस गया और L डिस्टेंस आया और वापस चिपक गया, और वापस चिपकते समय पहले वेव के साथ ही ओवरलैप यानी पिक्चर मैच कर गया, तो आप कहेंगे जाने का और लौट के आने का टोटल डिस्टेंस जो 2L है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, या तो लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो या 3 लैम्डा हो। ऐसे ही जाके यहां वापस आने में टोटल डिस्टेंस n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये r रेडियस का अगर ऑर्बिट है तो 2 पाई r इक्वल टू n बाय लैम्डा, n इंटू लैम्डा डी। तो n इंटू लैम्डा डी की जगह लिखा h अपॉन एम वी इक्वल टू 2 पाई r। अब 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं, एम वी उधर भेज देते हैं, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। एक मिनट, अब इससे हमको ये प्रूफ तो हो गया कि ये एंगुलर मोमेंटम एन एच बाई 2 पाई है। इसको आप एनसीईआरटी से भी एक बार पढ़ लेना। ये थोड़ा ऐसे थ्योरेटिकल पॉइंट हो गया, अगर दिमाग में रहता है तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो इसका कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है। हमको ये दो बातें ही सीखनी थी। क्या बात सीखनी थी? कि एक तो एंगुलर मोमेंटम ऐसा होना चाहिए और एक ये होना चाहिए कि एम वी स्क्वायर बाय आर का वैल्यू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है। बीच में फोन आ गया था। चलिए, तो ये सिचुएशन हमने सीख ली कि ऐसे है। अब हमारे पास दो रिलेशन जो थे उसको मैं एक बार और दिखाता हूं। एम बी स्क्वायर बाय आर इज के जेड ई स्क्वायर और एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। आपको ना ओवरऑल एक्सप्रेशन पे ज्यादा एफर्ट नहीं डालना, मतलब कि ये इक्वेशंस अगर याद हैं तो कभी भी डेराइव तो कर लोगे, तो डेरिवेशन की चिंता मुझे नहीं करनी। प्लस लोग बड़े बड़े पूरे पूरे एक्सप्रेशन याद करते हैं हर चीज के, वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अरे केमिस्ट्री की तरह नहीं चलाना फिजिक्स में, ठीक है? आपको क्या करना है, जैसे मैं अभी ये दो इक्वेशन तो बेसिक जानता ही हूं। एक एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर था, आर इधर चला गया, एक आर कैंसिल हो गया, तो एक ये बन गया, एक ये। इसको डिवाइड कर देते हैं तो एक रिलेशन में देखिए, डिवाइड करोगे तो एम और आर कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी का वैल्यू के ई स्क्वायर बाय एच, फिर 2 पाई ऊपर और इंटू जेड बाय एन, ऐसा रिलेशन हमारा आ गया। ये सारे टर्म कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट की तरह रखा तो वेलोसिटी का आंसर बना, ये सब कांस्टेंट मिला के 2.18 इंटू 10⁶ बनता है जेड बाय एन, और मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। तो ये रिजल्ट हमको पकड़ लेना है। अब ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इतना याद रहे तो कोई हर्ज नहीं है। पूरे ये एक्सप्रेशंस को याद करने की जरूरत नहीं, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं। केवल याद रखने लायक बात यह है कि v इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन, ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको सवाल नॉर्मली कैसे पूछते हैं कि हमने हाइड्रोजन के लिए वेलोसिटी दे दिया और हीलियम के लिए पूछ लिया कि हीलियम में इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट में है, क्वांटम नंबर 3 पे बैठा है, तो उसका वेलोसिटी हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट वाले वेलोसिटी से कितना ज्यादा होगा। तो आपको इस तरह के फॉर्मूले में z बाई एन का रिलेशन बना के रेशो लेना होगा। तो आपको बस z और n के रिलेशन के बारे में बात करनी है। ऐसे जैसे वेलोसिटी में देखो, एक टर्म यहां वेलोसिटी का जो रिलेशन है इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी बात है कि वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये मैंने क्यों लिखा, ये भी कभी कभी सवाल पूछते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास m की जगह 2m होता, यानी जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अगर उसका मास बदल जाए किसी एटम में, यानी थोड़ा हैवी इलेक्ट्रॉन हो जाए या कोई और पार्टिकल घूमने लगे, तो वेलोसिटी के रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन में जैसा वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का होता है वैसा ही वेलोसिटी उस एटम में भी होगा अगर उसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से मैच कर रहा है, या जेड का वैल्यू फर्क पड़ेगा, लेकिन ये जो वी नॉट है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास से इंडिपेंडेंट है। मास बदलने पे इस फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, अगर वेलोसिटी से ऐसे डिवाइड कर दूं तो रेडियस का वैल्यू आर नॉट
अब देखो ये z बाई एन ऐसे ले जाके n ऊपर चला जाएगा तो n स्क्वायर बाई z हो जाएगा। आपका सारा फोकस n और z के रिलेशन के हिसाब से क्या आंसर आ रहा है उस पे ही रहना चाहिए। n स्क्वायर बाई z है, n क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, z एटॉमिक नंबर है। z आपको आइडिया हो गया होगा अब तक, z एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, ऐसे अलग अलग। r इज इक्वल टू आर नॉट, आर नॉट का वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम है। तो ये वैल्यू भी आपको बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए याद रखनी है, याद रखनी तो याद रखो, नहीं तो क्वेश्चंस में ये वैल्यू दी रहती है अगर इसके टर्म्स में आंसर निकालना होता है। तो ज्यादा मेमोरी बेस्ड पेपर बनाते नहीं है, अगर बनाएंगे कोई ऐसा वैल्यू तो आपको वो वैल्यू दे देंगे कि आर नॉट का वैल्यू दे दिया, लेकिन ये एक्सप्रेशन में एन और जेड ये आपको या तो डिराइव कर लेना होगा वहां एग्जाम में, या फिर ये याद करके जाना होगा। इसके और क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा निकालना है तो ओमेगा नॉट अब होता है v बाई आर, अगर v ऊपर लिखेंगे तो z बाई एन, r से डिवाइड करेंगे तो n स्क्वायर बाई z, तो ऊपर हो जाएगा z स्क्वायर, नीचे हो जाएगा n क्यूब। इसी हिसाब से अगर टाइम पीरियड कोई बोलता है इलेक्ट्रॉन के रोटेट होने का टाइम पीरियड क्या है तो t नॉट n क्यूब बाई z स्क्वायर। तो ये हम n और z पे ही खेल खेल रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो भी यही रिलेशन है, तो हम फ्रीक्वेंसी का दोबारा नहीं लिख रहे, f इज इक्वल टू एफ नॉट जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। ठीक है, दूसरा इसमें अगर ये कोई पूछता है कि भाई इफेक्टिव करंट कितना फ्लो होगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इफेक्टिव करंट, तो करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई या क्यू बाई टी। तो चार्ज का वैल्यू तो E है, लेकिन क्यू बाई टी कर दे तो टी का वैल्यू है ऐसे टी नॉट और जेड स्क्वायर बाई एन क्यू। तो आप ये जो टर्म है इस पे तो ध्यान नहीं दीजिए, ये तो आई नॉट हो गया, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब पे ही ध्यान दीजिए, इफेक्टिव करंट आ गया। इस तरह के और भी रिलेशन बना लेते हैं, तो एक एक करके एक एक रिलेशन और देख। जैसे अगर कोई बोलता है कि इलेक्ट्रॉन के रोटेट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर तो वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। तो I का वैल्यू अभी अभी हमने लिखा, करंट का फंक्शन था जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, तो करंट की जगह तो लिख दिया जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, और रेडियस की जगह लिख दिया एन स्क्वायर बाई जेड। तो B इज इक्वल टू बी नॉट ऐसा बन गया, तो B इज इक्वल टू बी नॉट जेड क्यूब बाय एन का पावर 5। और भी ऐसे कुछ ना कुछ रिलेशन बनाए जा सकते हैं, अभी तो बहुत सारे रिलेशन मेरे को ऐसे फटफट नहीं हो रहे, लेकिन देखो एक ऐसा लिख सकते काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी, एक जैसा फंक्शन है, हाफ एम बी स्क्वायर जैसा चलेगा, तो उसका वैल्यू प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है ये रिलेशन। दूसरा ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये प्रोपोर्शनल टू मास है, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर लिखा और v में मास पर डिपेंडेंस नहीं था, v वेलोसिटी मास डिपेंडेंट नहीं थी, तो मास का एक ही फैक्टर आया बस, है ना। जैसे रेडियस, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, क्यों? क्योंकि mvr लिखा है और वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती है, तो ये एक मास वाला टर्म नीचे आएगा तो रेडियस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी अगर बोल दिया जाए इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दें तो आप कहेंगे हाइड्रोजन से आधे ऑर्बिट में ऐसा इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ ऐसा एक कंपैरिजन फैक्टर और बन सकता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 बाई आर होता है, तो 27.2 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बिना यूनिट के लिखेंगे तो कोई सेंस नहीं बनता नंबर का। तीसरा है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी मास पे प्रोपोर्शनल है और पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे 0 है, ये हमने रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है। यानी अगर पूरा एटम से बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा तो हम बोलेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं। टोटल एनर्जी लिखा तो वो हो गया -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर।
ठीक है। अब आपको पूछा गया मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एटम पूछा तो ये बड़ा आसान है मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू Q/2m। तो E/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम, ये एक बार मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा था। तो चार्ज का वैल्यू E है, मास का ये 2m मास हो गया, एंगुलर मोमेंटम की जगह mvr होता है, और इस सवालों में mvr का वैल्यू nh/2π हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट बड़ा अच्छा आंसर है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इसमें रिलेशन भी नहीं पूछते, इसमें डायरेक्ट वैल्यू ही पूछते हैं। देखिए E/2m इंटू nh/2π मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इसको कहते थे हम। यानी कि अगर कोई सर्कल में ऑब्जेक्ट वो चार्ज घूमता है तो क्लोज लूप की तरह होता है, और क्लोज लूप में अगर कोई करंट फ्लो करेगा तो उसमें हम लोग एक टर्म बनाते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो हो गया ये। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी को रिलेटेड, और फिर आज का सेशन यहीं तक रखेंगे, और इसके आगे के सेशन में मैं फिर इसके डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, अभी तो बेसिक लेवल पे हम लोग खेलेंगे, फिर उसके आगे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए। If the atom 100 Fm 257 follows Bohr's model and radius of last orbit of 100 Fm 257 is n times the Bohr's radius। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 वाला रिलेशन तक ले जाऊं तो इसके 100 जो एटम है ये n इज इक्वल टू 5 तक आ जाएंगे, यानी जो लास्ट ऑर्बिट है उसका वैल्यू 5 हो जाएगा। आप एक बार पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से उसको डिवाइड करना, और बोल रहा है बोर्ड्स मॉडल फॉलो कर रहा है ऐसा मान लो, तो यहाँ पे 100 को हमने n इज इक्वल टू 5 डाल दिया, और लिखा है कि इसका रेडियस बताओ, r इज इक्वल टू r0 n टाइम्स द बोर रेडियस। तो हमने r इज इक्वल टू r0 n²/z लिख दिया। अब r का वैल्यू r0 तो बोर्स रेडियस हो गया, यानी कि ग्राउंड स्टेट वाला रेडियस हो गया बोर्स रेडियस, और ये जो n² है उसकी जगह 5 लिखा तो 5 का स्क्वायर कर दिया, और जो z है यानी एटॉमिक नंबर है उसका वैल्यू इस क्वेश्चन में 100 दिया है, तो n²/z कर दिया, आंसर आया r0/4। तो इस तरह से हमारा फैक्टर जो है वो 1/4 का आ गया, फैक्टर जो है 1/4 का आ गया। आप इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 ऐसे करके डिवाइड करते हैं ना, तो वो जो 5 तक जाएगा, आप देखना आप इसको। ठीक है, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो 1 2 3 4 5 नंबर कहां तक जाएगा वो 5 तक जाएगा। चलिए, यहाँ पे लिखा है कि अगर mass m moves in a circular orbit of central potential field of half kr square, if the Bohr's quantization condition is applied, radius of possible orbital and energy level vary with quantum number n as। अभी ये वाला फॉर्मूला बन गया हाफ के आर स्क्वायर, तो हमने बोला फोर्स का फॉर्मूला होता है -du/dr, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा कि हाफ के आर स्क्वायर है, यानी -k q1q2/r वाला फॉर्मूला नहीं चल रहा होगा, ये तो हाफ के आर स्क्वायर का फॉर्मूला चल रहा, पोटेंशियल एनर्जी बदल गया तो फोर्स का फॉर्मूला भी बदलेगा, तो फोर्स निकाल दिया उसको mv²/r के इक्वल कर देंगे, तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा kr, और माइनस की चिंता नहीं करते, kr हो गया उसको mv²/r कर दिया, सेंट्रल फील्ड है तो आया वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, देखो r ऊपर पहुंचा दिया तो v² इज प्रोपोर्शनल टू r², ऐसा आ गया है ना, या v²/r²। अब दूसरा फॉर्मूला होता है mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो v प्रोपोर्शनल टू r चल रहा है, तो v हटा के मैं r लगा देता हूं, तो बाकी सब कांस्टेंट कर देते हैं इसको, तो r इंटू r इज इक्वल टू nh/2π,
आपको केवल n पे रिलेशन बनाना है ना। तो r इंटू आर यानी r स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू n हो गया। v प्रोपोर्शनल टू r ये समझ में आ गया होगा, r ऊपर भेजेंगे तो v स्क्वायर इधर है, r स्क्वायर इधर है, तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर यानी v प्रोपोर्शनल टू r है, तो v हटा के मैंने r ही लगा दिया यहाँ। तो r स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू n है, तो r का वैल्यू प्रोपोर्शनल टू रूट n हो जाएगा। तो एक रिलेशन तो ये आ गया कि r प्रोपोर्शनल टू रूट है। दूसरा, अगर हम हाफ एम वी स्क्वायर लगाएं, हाफ एम वी स्क्वायर, ये एनर्जी हो गया। अब ये वैसे तो एनर्जी लिखा है, हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बोला कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन चेंज नहीं होता, केवल नंबर चेंज होगा, रिलेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि सारे एनर्जी के यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम होते हैं। तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर का अगर काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी लिखें तो एम तो फिक्स है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, यानी कि यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और आर प्रोपोर्शनल टू एन है, यानी आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एन है, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एन हो गया। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एन एंड रेडियस प्रोपोर्शनल टू रूट है। तो आप देखो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े आसान हैं और सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व हो सकते हैं। ये मैंने जो एग्जांपल लिया इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया था, ऐसे कई बार सवाल आ चुके हैं, अभी आगे भी क्वेश्चंस है इनमें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया होगा, खटाखट आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये जो पोटेंशियल का वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का फंक्शन दिया है, अगर फंक्शन ln में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनना चाहिए वो माइनस dv बाई डी आर या dv बाई डी आर, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो k बाई आर या v नॉट बाई आर जैसा चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर v नॉट बाई आर है तो फोर्स हो जाएगा k क्यू बाई आर, k v नॉट बाई आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो आप देखेंगे r से r कैंसिल हो गया, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ n हो गया। फिर फॉर्मूला था mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 जिसमें मास और वेलोसिटी दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ n है, इंडिपेंडेंट ऑफ n, तो इसको हटा दिया तो रेडियस r इज प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा। ये हमारा आंसर टिंग आ गया। इस तरह के सवाल में आपको कुछ ना कुछ ऐसे रिलेशन में बात करनी है। हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, उनमें से कोई एक फॉर्मूला बदलने का सवाल ये है कि भाई अगर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर की जगह कोई नए तरीके का फोर्स होता, कुछ और पावर का फोर्स होता, कुछ और तरीके का फंक्शन होता, तो भी वेलोसिटी और रेडियस में दो रिलेशन है और उससे हम सॉल्व करेंगे। तो वेलोसिटी और रेडियस अलग अलग क्वांटम नंबर पे डिपेंड करते नजर आएंगे। लिखा हुआ है बोर्स मॉडल, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ये 1947 का सवाल। हाइड्रोजन, ये अच्छा सवाल होता है, ये दो बार आया है। हाइड्रोजन लाइक एटम मेक्स ट्रांजिशन from energy level of quantum number n to another of quantum number n minus 1, n is much greater than 1, बहुत बड़ा वैल्यू है n का। The frequency of radiation emitted is proportional to, frequency of radiation जो होता है वो ऐसे होता है कि अगर किसी n1 से n2 में ट्रांजिशन हो, हालांकि अभी आज पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो आपको फॉर्मूला मिलेगा 113.6 z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, या उल्टा बोल दो n2 से n1 ट्रांजिशन, ऐसा फॉर्मूला होगा। एक एनर्जी है 13.z स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, दूसरा है माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर, तो उनका डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस का फोटोन बनाएंगे तो h इंटू न्यू इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर ब्रैकेट 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अगर यहां पे n1 की जगह n और n2 की जगह n-1 रख के सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, लेकिन हम इसको नॉर्मल तरीके से नहीं करेंगे। अगर n मच ग्रेटर देन 1 है और एक का डिफरेंस आ रहा है तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, मतलब एनर्जी या फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इज प्रोपोर्शनल टू 13.6 अपॉन n स्क्वायर होता है। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी या डी फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, ये 13.6 को भी कांस्टेंट लिख देता हूं, कांस्टेंट अपॉन n का पावर -2 है तो -2 n का पावर n-1 यानी कि -3, तो हमारा और dn, ऐसे आंसर आ जाएगा
कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू के अपॉन एन क्यूब dn। ये dn है चेंज इन क्वांटम नंबर और d म्यू है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। d न्यू इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड चेंज इन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो फोटोन के फ्रीक्वेंसी में चेंज। तो आप देखेंगे कि मैं dn को लिख रहा हूं 1 और उन दोनों ऑर्बिट के बीच का जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है उसको लिख रहा हूं d म्यू। तो इस प्रोपोर्शनल टू 1/n³। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। बोर्स मॉडल में हाइड्रोजन एटम है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है +13.6 Z²/n² और टोटल एनर्जी होता है -13.6 Z²/n²। दोनों का रेशियो हो गया -1। आगे बढ़ते हैं, आज बहुत सारे क्वेश्चन ही करेंगे, है ना। एन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li+2, Li+2 है तो लिथियम +2 का मतलब है Z का वैल्यू 3। अब लिखा है एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है NH/2π, यानी कि 3h/2π जिसका वैल्यू दिया तो n का वैल्यू आ गया 3। देखो आप कंपैरिजन करके। फिर पूछा गया है कि वैल्यू बताओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू होता है h/mv। h/mv से करें तो h/mv, mv को यहां से लिख सकते हैं mvr = nh/2π। तो यहां लिख दिया nh/2π r। h से h कैंसिल हो गया, आंसर आया 2πr/n। फिर हमको लेकिन a0 के टर्म्स में लिखना है तो r का वैल्यू यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं। r का वैल्यू होता है a0 n²/z, वहां पे रख दे रहे हैं। तो हमारा लैम्डा d का वैल्यू आया 2πa0 n²/z अपॉन n। n से n कैंसिल हो गया, n का वैल्यू भी 3 है, z का वैल्यू भी 3 है, आंसर आया 2πa0। ये हमारा आंसर हो गया। करते जाओ भाई। यहां पे मुझे जो एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है 3h/2π, उससे कंपैरिजन करके n का वैल्यू 3 आ गया। लेकिन एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन होता है उसमें होता है mvr = nh/2π। तो मैंने mvr = nh/2π करा तो mv का वैल्यू जो आया वो nh/2πr आ गया। मैंने उसको उठा के h/mv यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है h/मोमेंटम उसमें रख दिया। तो ये nh/2πr रखा तो 2πr ऊपर चला गया, h से h कैंसिल हो गया, 2πr/n हो गया। अब लैम्डा डी यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू 2πr/n है। तो r का वैल्यू क्या है? r उस लिथियम का रेडियस है जो कि n = 3 वाला है। तो इसको वापस कन्वर्ट करना मुझे पड़ रहा है बोर्स रेडियस के रिस्पेक्ट में। और हमने देखा कि कोई भी रेडियस, बोर्स रेडियस यानी कि z = 1 n = 1 वाला जो रेडियस है उसके मुकाबले n²/z का फंक्शन चलता है। ये लास्ट क्लास में सीख लिया था। तो इस रेडियस r की जगह हमने यहां से a0 n²/z पुट कर दिया। रेडियस r में a0 n²/z। फिर n से n कैंसिल हो गया, n से z भी कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों के वैल्यू 3 है। ये आ गया 2πa0। तो यहां पे लिखा हुआ है p πa0, तो p का वैल्यू हो गया 2। लिखा हुआ है हाईली एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम ऑल्सो कॉल्ड रिडबर्ग स्टेट्स। हाईली एक्साइटेड स्टेट है, हाई मतलब बहुत, n इज मच ग्रेटर देन 1। मैंने क्या बताया था अभी, n मच ग्रेटर 1 जैसा रिजल्ट हो तो जो चेंज इन n है वो बहुत छोटा माना जाएगा n के मुकाबले। अगर ऐसा हो जाए तो डिफरेंशिएशन से आंसर सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन से आंसर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए
यहां पे लिखा रिलेटिव चेंज इन द रेडियाई ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल डज नॉट डिपेंड ऑन z। रिलेटिव चेंज इन रेडियाई ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल डज नॉट डिपेंड ऑन z। तो हमने रेडियस का फॉर्मूला बनाया, रेडियस का फॉर्मूला था a नॉट n स्क्वायर बाई z। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो dr इज इक्वल टू a नॉट 2n dn बाई z। अब मैं इन दोनों को रिलेटिव चेंज कर दूं, रिलेटिव मतलब चेंज अपॉन ओरिजिनल, तो dr अपॉन r इज इक्वल टू इस a नॉट से a नॉट कट जाएगा, z से z कट जाएगा, n स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 2n बाई n स्क्वायर dn। dn का वैल्यू हम 1 रख देंगे और n से n स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो dr बाई r का वैल्यू आ जाएगा 2 बाई n। dn की जगह 1 लिख देंगे, तो रिलेटिव dr बाई r, रिलेटिव चेंज इसको बोलते हैं, रिलेटिव चेंज, चेंज अपॉन ओरिजिनल इज कॉल्ड रिलेटिव चेंज। तो रिलेटिव चेंज किसके प्रोपोर्शनल है? 1 बाई n के। और किसके प्रोपोर्शनल नहीं है? z के प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि z वाला फैक्टर तो कट गया, केवल नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज कर रहे हैं। तो लिखा रिलेटिव चेंज इन रेडियस ऑफ टू कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब है dn का वैल्यू 1 हो जाएगा, dn का वैल्यू 1 डज नॉट डिपेंड ऑन z, करेक्ट हो गया। रिलेटिव चेंज इन रेडियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n, ये सही हो गया। रिलेटिव चेंज इन एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6, हम उसको k लिख देते हैं, z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो de का वैल्यू हो जाएगा k बाई n क्यूब, वैसे तो -2, और फिर dn का वैल्यू हम 1 कर देंगे क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑर्बिट है, तो जो भी वैल्यू होगा उसका अगला वाला ऑर्बिट के बीच में डिफरेंस 1 हो जाएगा। तो dn का वैल्यू 1 कर दिया, तो हमको आया de बाई e इज इक्वल टू 1 बाई n क्यूब अपॉन 1 बाई n स्क्वायर dn। तो हमारा n क्यूब और n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आंसर बना प्रोपोर्शनल टू dn बाई n क्यूब। तो dn बाई n, dn की जगह 1 लिख दिया, तो आंसर आया 1 बाई n प्रोपोर्शनल। n स्क्वायर n क्यूब कैंसिल करेंगे तो डिनोमिनेटर में n बचेगा, तो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n। सारे रिजल्ट 1 बाई n के ही प्रोपोर्शनल है, क्योंकि डिफरेंशिएट करोगे तो n के पावर में 1 का डिफरेंस आएगा। जब 1 का डिफरेंस आएगा तो पहले से दूसरे में अगर डिवाइड करोगे तो 1 बाई n का ही फैक्टर बनेगा। तुम कोई और भी रिजल्ट पूछ लो, तुम वेलोसिटी का रिजल्ट पूछ लो, वो भी 1 बाई n का फंक्शन हो जाएगा। लिखा है हाइड्रोजन एटम एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स। फॉर्मूला एनर्जी का या टोटल एनर्जी का था -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन एटम है, लिख लेना भाई, ये फोटो बना के आप लोग लिखना जरूर। हाइड्रोजन एटम है तो एनर्जी का वैल्यू -13.6, z का वैल्यू 1 कर दिया अपॉन n स्क्वायर। तो मैंने n की जगह 1 रखा, उसको मैंने बोला ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी का आंसर आया n इज इक्वल टू 1 पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां लिखा हुआ है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n इज इक्वल टू 2 रख दिया, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइट, वैसे n इज इक्वल टू 2 है लेकिन एक्साइटेड स्टेट 1 है, इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे वाले के लिए 1.51 और चौथे वाले के लिए 0.85 और पांचवे के लिए माइनस भी लगाना 0.54। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हायर ऑर्बिट में जाएंगे एनर्जी भी कम होता, नंबर वैल्यू कम होता जाएगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव में है। तो जितना नेगेटिव नंबर उतनी ज्यादा, उतनी कम एनर्जी, जितना बड़ा नेगेटिव नंबर है उतनी लोअर एनर्जी स्टेट। एनर्जी लेवल याद रखने हैं भाई, 4-5 तक याद रखिए। फिजिक्स में 5 के ऊपर की बात करते नहीं है, वैसे 6-7 तक भी लोग याद रखते हैं। अब नया हेडिंग है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगर ट्रांजिशंस होते हैं तो इफ इलेक्ट्रॉन
makes a transition from, अब लोअर से हायर या हायर से लोअर कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, तो एक ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी रिलीज होती है। डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे एनर्जी डिफरेंस की वजह से आंसर आ गया जी। इसी आंसर को हम अगर hc बाय लैम्डा लिख दे तो 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। ये फोटोन जो निकला उसका वेवलेंथ हो गया, तो 1/लैम्डा का वैल्यू 13.6 बाय hc करेंगे, लेकिन 13.6 भी कांस्टेंट है, hc भी कांस्टेंट है, तो इसका रेशियो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अगर मैं इसमें c से मल्टीप्लाई कर दूं तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आर सी जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये आर क्या है? आर को एक कांस्टेंट बोलते हैं, नाम रखा है रेडबर्ग्स कांस्टेंट। वन 1.097 इंटू 10 का पावर 7 मीटर इनवर्स रिडबर्ग कांस्टेंट। नहीं भाई, वीडियो ठीक चल रहा है। क्योंकि दो दो ऑर्बिट के बीच में कैसा भी एनर्जी निकल सकता है, तो इसमें अलग अलग सीरीज बना दिया है। क्या क्या सीरीज का नाम है? एक सीरीज का नाम लाइमन सीरीज है, और लाइमन सीरीज किसी भी हायर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट का ट्रांजिशन होने पर, यानी किसी भी हायर लेवल से ग्राउंड स्टेट पे आने पर जो एनर्जी है उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। अगर ये फोटो आप देखोगे तो लाइमन, बाल्मर, पास्टमैन ब्रैकेट ऐसे, और फिर बाद में पी फंड ऐसे एक और बनेगा पी फुंड। तो ये जो लाइमन सीरीज है, इसमें जो सबसे एडजेसेंट वाले ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन मतलब सेकंड से 1 में आने का मतलब है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। और जो 3 से 1 होगा वो सेकंड लाइन, और जो 4 से 1 होगा वो थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, और जो इंफिनिटी से 1 होगा, इंफिनिटी से 1, उसको बोलेंगे सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट आप समझने की कोशिश करना जरा। दूसरा, एक बात आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक बात अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो इतना ज्यादा है कि वो सेकंड और इंफिनिटी के एनर्जी गैप से भी ज्यादा है। मतलब नीचे लाइमन सीरीज के जितने भी फोटॉन्स हैं उनका एनर्जी गैप ऊपर के किसी भी एनर्जी गैप से ज्यादा है। लाइमन सीरीज में 1 और 2 के बीच में एनर्जी गैप इतना है, इतना, और 2 और इंफिनिटी के बीच में एनर्जी गैप इतना है। एक डायग्राम उतना सही बना नहीं है, मैं आपको एक पिक्टोरिकली ओवरव्यू दूं तो लाइमन ये है n इज इक्वल टू 1 और ये है n इज इक्वल टू 2।
और ये 2 है और ये n इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो 3 कहां है? 3 यहां है। 4 कहां है? 4 यहां है। 5 कहां है? 5 यहां। कुछ समझे क्या? ये जो एनर्जी गैप है इसमें तुम देखो कि लाइमन का सबसे छोटा गैप बाल्मर के सबसे बड़े गैप से भी ज्यादा है। मतलब कि अगर आपने लाइमन सीरीज बोला तो लाइमन सीरीज का छोटे से छोटा फोटोन भी बाल्मर सीरीज के बड़े से बड़े फोटोन से भी ज्यादा एनर्जी का होगा। इसलिए कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं सर ये वाला लाइमन का ये फोटोन बाल्मर के बड़े फोटोन से कम कम एनर्जी का हो सकता है, कभी नहीं होगा। इनफैक्ट ये एनर्जी इतना गैप ज्यादा होता है, जैसे यहां पे जो एनर्जी गैप है वो 10.2 का है क्योंकि ये 13.6 है और ये 3.4 है। तो यहां पे गैप 10.2 है और 3.2 से 0 के बीच में गैप 3.4 है। देखो 3.4 से 0 के बीच, तो ये वाला मैक्सिमम फोटोन 3.4 का है और लाइमन सीरीज का मिनिमम फोटोन 10.2 का है। इसलिए बिल्कुल छोटे छोटे गैप में ही ट्रांजिशंस दिखते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी 2-3 बात लिख देता हूं। जैसे लाइमन सीरीज मैंने लिखा, तो लाइमन सीरीज आपको पता है n इज इक्वल टू n से n इज इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होगा तो लाइमन सीरीज बोलेंगे। लाइमन सीरीज में अगर फर्स्ट लाइन बोली, फर्स्ट लाइन, तो वो लाइन होगी n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1। और हमने अगर सीरीज लिमिट बोला, सीरीज लिमिट, ये शब्द याद रख लेना, तो n इंफिनिटी से n इज इक्वल टू 1। आना 1 पे ही है, लाइमन सीरीज है, लेकिन दो एक्सट्रीम वैल्यूज है। ये 2 से 1 वाला मिनिमम एनर्जी है, मैक्सिमम वेवलेंथ, और ये मैक्सिमम एनर्जी है। तो लाइमन सीरीज की जो एनर्जी है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। इस पूरे कहानी को अल्ट्रा वायलेट लाइट कहते हैं। शॉर्टकट में सब लिख दिया भाई। ये केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बात हो रही है, यानी हाइड्रोजन गैस के लिए। दूसरा, अब देखो ज्यादा लिखेंगे नहीं है, बाकी सब रिपीटेशन है। बाल्मर सीरीज हुआ तो इसमें n इज इक्वल टू n से n इज इक्वल टू 2 पे आना पड़ेगा। एडजेसेंट वाले से 2 पे आओगे तो बोलेंगे मिनिमम एनर्जी, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन। और n इज इक्वल टू इंफिनिटी से n इज इक्वल टू 2 पे आओगे तो सीरीज लिमिट। और ये जो एनर्जी है मतलब 3.2 से माइनस करें अगर 1.5 को, 1.89, और ये वाला जो एनर्जी है 3.4, इसको हम बोल रहे हैं विजिबल लाइट। असलियत में वैसे विजिबल लाइट 1.6 से 3.2 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, लेकिन यहां पे ऑलमोस्ट वैसे ही है, 1.89 से 3.4 है, तो हम लोग कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो विजिबल लाइट होती इस रेंज में, लेकिन ये सारे वैल्यूज इसी रेंज में ऑलमोस्ट लाई कर रहे हैं, तो विजिबल लाइट हो गया। और उसके आगे वाले ऑल अदर आर इंफ्रारेड। रेड, 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, अब ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। तो अगर हाइड्रोजन एटम है एट ग्राउंड स्टेट तो हम बाइंडिंग एनर्जी इसकी बोल देंगे
प्लस टीई, यानी कि क्या बोल दिया ना, माइनस टी यानी प्लस 13.6। आयनाइजेशन एनर्जी ये भी सेम है, आयनाइजेशन एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी काफी कुछ सेम है, बस ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी आयंस बनाने के काम आती है, तो जितनी बार आयनाइजेशन करोगे उतनी आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है ना। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक आयन, नाम अलग अलग है, बाइंडिंग एनर्जी में भी वही करना है, आयनाइजेशन एनर्जी में भी वही करना है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकाल दोगे। बाइंडिंग एनर्जी एक जनरल बात है, आयनाइजेशन एनर्जी केवल एटम्स के लिए होती है, बाइंडिंग एनर्जी किसी के लिए भी होती है, जैसे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी भी होती है, सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी, तुम्हारी भी बाइंडिंग एनर्जी होगी। जिस भी ऑब्जेक्ट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक कर दोगे, कंप्लीटली ब्रेक कर करके तोड़ तोड़ के रख दोगे, तब हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। जैसे मान लीजिए किसी एटम में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिए और उसका न्यूक्लियस भी अलग कर दिया, तो 5 ऑब्जेक्ट बन गए। ऐसा पूरा सिस्टम बनने पर हम बोलेंगे टोटल एनर्जी जो लगी वो बाइंडिंग एनर्जी है। लेकिन अगर किसी एटम में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसको आयन बनाने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही निकालने की जरूरत है, तो बोलता है आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, तो मिनिमम एनर्जी उसको आयन बनाने के लिए जो चाहिए वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी में एक बेसिक डिफरेंस है, लेकिन हम जिस तरह के एटम्स की बात कर रहे हैं वो हाइड्रोजन लाइक एटम्स है, और हाइड्रोजन लाइक एटम्स में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा किसी ऑर्बिट में। तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसी को बाहर निकालना पड़ेगा, जब उसको बाहर निकालोगे तो वही बाइंडिंग एनर्जी, और उसको ही बाहर निकालोगे तो वही आयनाइजेशन एनर्जी। तो इस केस में आपको दोनों सेम दिखेंगे, लेकिन आपको पता है कि बेसिक डेफिनेशन वाइज ये दोनों अलग हैं। दोनों अलग हैं। अगर किसी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब चारों निकालो भाई, चारों निकालो। बाइंडिंग एनर्जी इज ए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ सिस्टम इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जितने पार्टिकल है सारे अलग करने पड़ेंगे, तो उसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, सबको अलग करो, ठीक है। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो आयनाइजेशन करने के लिए या आयन बनाने के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना काफी है। तो आप कहोगे व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी, तुम कहोगे मिनिमम एनर्जी टू क्रिएट आयन आउट ऑफ दिस एटम। तो एक एटम का आयन कैसे बनाओगे, तुम उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। हां, अगर आपको ऑलरेडी कोई आयन दिया है और फिर उसका आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है तो फिर दूसरा निकालोगे या तीसरा निकालोगे, समझ गए क्या। तो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की पूछा जाएगी आगे चल के, तो क्या कहेंगे, अरे भाई न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, न्यूक्लियस के अंदर सर चील कुत्ते, नहीं नहीं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन बाहर निकालने के लिए जितनी टोटल एनर्जी लगेगी उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस बोलेंगे। वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी का टर्म नहीं होगा, बाइंडिंग एनर्जी सब जगह काम करेगा। तो आप ये नहीं कहना सर इसका मतलब हमेशा सेम होते हैं, हमेशा सेम नहीं। इस कहानी में ज्यादातर समय सेम हो सकते हैं क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल ही बाइंडिंग एनर्जी होगी और उसी को बाहर निकालोगे, आयन बनाओगे। फैजल सर ने ये सब करा दिया है, करा दिया है तो बहुत अच्छे हैं फैजल सर। फैजल सर को भी मैं आई लव यू बोल दूंगा। ये लो एक्साइटेशन एनर्जी, ये सारी एनर्जी मिनिमम है, मतलब कम से कम, जैसे अगर ग्राउंड स्टेट पे है तो 2 पे तो पहुंचाओगे ना, तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या है 1 से 2 जाने की। अगर पहले से 2 में बैठा है तो केवल 3 पे पहुंचाओ भाई, ज्यादा क्यों दोगे। तो एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचाने के लिए केवल एडजेसेंट साइड पर पहुंचाने की एनर्जी को हम एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे। अगर हम एक्साइटेशन एनर्जी से भी ज्यादा एनर्जी दे दे तो
तो और हायर एनर्जी स्टेट पे जा सकता है, लेकिन यहां पे एकदम एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए। तो हमारा जो फॉर्मूला है डेल्टा ई का वैल्यू वो है 13.6 जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। याद रखिए यहां पे छोटा वाला नंबर लिखेंगे और आगे बड़ा वाला n1 ग्रेटर देन n2 लिख देंगे, हमेशा आंसर सही आएगा। इसी को hc बाय लैम्डा भी लिख दिया था, इसी को h इंटू न्यू लिख दिया था। यहाँ पे 13.6 जेड स्क्वायर और फिर ये सेम है यहां पर भी 13.6 जेड स्क्वायर और ये सेम है। और 13.6 जो आप जो वैल्यू लिख रहे हैं इसी का वैल्यू RHC है। तो अभी कभी कैंसिल करना हो तो RHC कैंसिल करो। दूसरा ये जो 13.6 और इसके सारे वेरिएशन जो है ये 17 से डिवाइड होते हैं, यानी कि डिविजिबल बाय 1.7। तो आप कभी भी अगर दो नंबर को कैंसिल करेंगे कि z और n नॉर्मली इंटीग्रल वैल्यूज होंगे, तो 1.7 का अगर टेबल पढ़ेंगे या 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे या सॉरी डिवाइड करेंगे तो नॉर्मली इंटीग्रल वैल्यू पे डिवाइड हो जाएगा सारे वैल्यूज। उल्टा लिख दिया मैंने, आई एम वेरी सॉरी। बोला n1 छोटा होगा, लिख दिया n2 छोटा होगा। क्योंकि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखा है तो ऑलरेडी n इज इक्वल टू 2 पे बैठे हो। इसका मतलब है एनर्जी ऑफ He प्लस अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 13.6 और फिर z स्क्वायर बाय n स्क्वायर करा तो एनर्जी का वैल्यू आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। तो जो एनर्जी होता है या टोटल एनर्जी होता है, बाइंडिंग एनर्जी या एक्साइटेशन एनर्जी का नेगेटिव ही हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन। भाई Z का वैल्यू हीलियम के लिए 2 चल रहा है और N का वैल्यू 2 इसलिए क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट स्टेट नहीं है, फर्स्ट एक्साइटेड है। चलिए, an excited helium ion emits 2 photons in succession with wavelengths of 108.5 नैनोमीटर एट 30.4 नैनोमीटर। यानी एक फोटॉन बनेगा 1240 अपॉन 108.5 का और दूसरा फोटॉन बनेगा 1240 अपॉन 30.5 का। यानी कि टोटल एनर्जी जो रिलीज होगी वो टोटल एनर्जी रिलीज्ड ये होगी। दो रिलीज हो रही है, दोनों एनर्जी को ऐड कर दिया तो टोटल एनर्जी ये रिलीज होगी। इस टोटल एनर्जी का आंसर हम 13.6 जेड स्क्वायर का वैल्यू 4 1 बाय n1 स्क्वायर ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर के इक्वल कर देंगे और इससे n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये जरा सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। वन टू 40 डिवाइडेड बाय 108.5 को लिखा तो ये आया 11.428 कर देते और इसको 1240 डिवाइडेड बाय 30.4
1240 डिवाइडेड बाय 30.4 40.789 इसको 9 कर ठीक है तो 40.79 प्लस 11.43 ऐड कर दिया 52.22 हो गया डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 13.6 आंसर आया 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर का वैल्यू आया 0.96 यानी कि 1 बाय एन स्क्वायर का वैल्यू आया 0.04 एन स्क्वायर का वैल्यू आया 1 बाय 0.04 इसको 2 जीरो हटा दिए ऐसे 100 कर दिया तो यानी कि 25 आ गया एन का वैल्यू आया 5 ये हमारा रिजल्ट आ गया taking the wavelength of first Balmer line in hydrogen spectrum E22 at 660 nanometer the wavelength of second Balmer line will फर्क चटाक से भरा सवाल चाहो तो लिखें 1 बाय 660 इक्वल टू आर फर्स्ट बाल्मर लाइन होती है 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9 फिर लिखा है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर अब बोल रहा है सेकेंड बाल्मर लाइन यानी कि 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 6 ये तो हुआ आर 5 बाय 36 और ये हुआ आर 3 बाय 16 डिवाइड कर देते तो लैम्डा अपॉन 660 इक्वल टू इनको भी डिवाइड आर से आर कैंसिल हो गया 3 नीचे 16 ऊपर 5 इंटू 16 अपॉन 3 इंटू 36 4 9 20 बाय 27 20 इंटू 660 अपॉन 27 कैंसिल करते हैं 6 3 से डिवाइड करो 220 हो जाएगा तो ग्रेटर देन यही आ जाएगा 440 से तो बड़ा ही आएगा The electron in hydrogen atom first jumps from third excited state to second excited state. अभी आप ही लोग करो जरा आज केवल सवाल करेंगे आप लोग साथ साथ करो तभी मजा आएगा Ratio of respective wavelengths of photon emitted by in this process is electron in hydrogen atom first jumps from third excited state to second excited state. Third excited state होता है 4, second excited state होता है 3. Subsequently to first excited state. यानी 4 से 3 और 3 से 2 जंप करना है फिर लिखा है रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव वेवलेंथ तो 4 से 3 जंप करोगे तो 1 बाय लैम्डा 1 इक्वल टू आर जेड स्क्वायर हाइड्रोजन एटम में 1 कर दिया और 4 से 3 यानी 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 16 हो गया ये 7 बाय 140 दूसरा है 1 बाय लैम्डा 2 इज आर जेड स्क्वायर ये 3 से 2 जंप किया 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9 विच इज 5 बाय
6, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो λ1 बाय λ2 5/36 इंटू 7/144, तो ये तो 4 हो गया, तो आया 20/7। बड़ा ही आसान सवाल था। अरे रुक जाओ, कर लो यार, यहीं पे कर लो, एक भी सवाल करना पड़ता सर, होमवर्क दे दीजिए, रुक जाओ यार, यहीं करो सब सवाल, देखो कितना आसान। अगला अभी कर लो। Electron in first Bohr's orbit is excited to a level by radiation of wavelength lambda. When the ion gets de-excited to ground state, अच्छा यहां पे नंबर ऑफ रेडिएशन वाला कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं। If hydrogen atom gets de-excited from atoms get de-excited from higher orbit n2 to n1, then maximum possible number of different transitions n is equal to n2 minus n1 bracket n2 minus n1 plus 1 by 2 nc2 कर दिया। If transition is happening from n to 1, n का वैल्यू n इंटू n माइनस बाई 2। 4-5 नंबर्स याद कर लेते। अगर हायर एनर्जी स्टेट 2 है और ग्राउंड स्टेट पे आना है तो ट्रांजिशन होंगे 1। अगर वो स्टेट 3 है और 1 पे आना है तो ट्रांजिशंस होंगे 3। अगर वो स्टेट 4 है और 1 पे आना है तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस होंगे 6। अगर स्टेट है 5 और 1 पे आना है तो ट्रांजिशंस होंगे 10, और n का वैल्यू अगर 6 है और ग्राउंड स्टेट तक डी एक्साइट हुआ तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस होंगे 15। ये नंबर डायरेक्टली याद कर लो भाई, आपको 3, 6 और 10 के ज्यादा पॉसिबिलिटीज मिलेंगे। 3, 6 और 10 की पॉसिबिलिटी ज्यादा, 3, 6, 10। तीन, 6 और 10। देखिए लिखा है लिथियम 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट एक्साइटेड टू अ लेवल by radiation of wavelength lambda. When the ion gets de-excited to ground state in all possible ways, including intermediate emissions, a total 6 spectral lines are observed. 6 lines का मतलब 6 different radiations मिलते हैं ग्राउंड स्टेट में आने पर। तो इसका मतलब है कि ट्रांजिशन n is equal to 4 से n is equal to 1 का है। बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी कि जब गया होगा एटम तो 1 से 4 गया होगा, क्योंकि 4 से डी एक्साइट होने पर 6 रेडिएशंस मिलते हैं, ये अलग अलग लैम्डा मिलते हैं। तो हमने बोला इसका मतलब है जब एक्साइटेड स्टेट पे गया होगा तो 1 से 4 गया होगा, नहीं
लिखा हुआ है एक्साइट फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज एक्साइटेड। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट मतलब ग्राउंड स्टेट पे था और n इज इक्वल टू 4 वाले स्टेट पे एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है। तो हमारा फॉर्मूला लिथियम प्लस है, यानी 13.6 इंटू 9 1 माइनस 1/4 तक ले जाएंगे 16। ये हमारी एनर्जी का आंसर आना। लैम्डा पूछा, सॉरी hc/λ। या 1/λ डायरेक्ट लिख देंगे, r लिख देते हैं, ये सब चीजें तो नॉर्मल कांस्टेंट ही दी हुई हैं। तो r(z²) r, z का वैल्यू 9, 1 माइनस 1/16, r यानी 1.097 इंटू 10 का पावर 7, 15/16, 9 इंटू 15/16। वन बाई आर का वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम, ऐसा बोल रहे हैं। A hydrogen atom initially in the ground state is excited by absorbing a photon of wavelength 980 angstrom. The radius of atom in the excited state in terms of Bohr's radius, homework. Radiation coming from आप पिछला वाला सवाल समझ गए ना? ठीक है। Radiation coming from n is equal to n is equal to 1, hydrogen atom falls on He plus ion in 1 and 2 state. देखो हाइड्रोजन एटम का n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 का जो ट्रांजिशन है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वो एनर्जी तो ये है, ये एनर्जी का फोटोन He प्लस पे टकराया। He प्लस के कुछ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 पे है और कुछ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 पे है। तो यहां पे टकराएगा 1 पे, तो 1 से 2 का गैप जो होता है वो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10.2 का 4 टाइम्स होता है। तो 10.2 का फोटोन खा के कोई 1 वाला इलेक्ट्रॉन तो नहीं चल सकता, यानी जो भी एब्जॉर्प्शन होगा वो 2 वाले में होगा। अब या तो 2 से 3 जाएगा या 2 से 5 जाएगा या 2 से 4 जाएगा, लेकिन हमें पता है कि ये n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर करें तो ये 2 से 4 वाले का जो डिफरेंस है वो हाइड्रोजन के 1 से 2 वाले के डिफरेंस के बराबर आ जाएगा, क्योंकि उसमें z स्क्वायर का भी फैक्टर है। तो देखो हाइड्रोजन एटम में अगर मैं लिखूं 13.6 z का वैल्यू 1 माइनस 1/4, और हीलियम के लिए भी ऐसे ही लिखें कि 13.6 इंटू z स्क्वायर का मतलब 4, और यहां पे लिखें 1 क्योंकि 2 से 4, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5 तीन ऑप्शन है, तो यहां 1/4 लिख दिया, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब मैं आपसे गेस कर रहा हूं कि ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करने से 4 से 4 कट जाएगा, यानी 1 से तो 1 मैच हो जाएगा,
और 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बाहर 1 रह जाएगा, तो ये 4/n2² का वैल्यू 1/4 होना चाहिए। तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल, ये 4 अगर अंदर ले जाए तो 4/n2² 1/4 होना चाहिए, तो n2 का वैल्यू 4 ही होना चाहिए। वैसे भी आप देख लो 1/4 माइनस 1/16 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा 1। और ये मतलब ऑर्बिट डबल कर दो। जैसे अगर मैंने बोला कि हाइड्रोजन का 1 से 3 वाला ट्रांजिशन है या 3 से 1 वाला ट्रांजिशन है, तो हीलियम प्लस के किस ट्रांजिशन से मैच करेगा? तो आप कहते हैं इसको आप 2 कर दीजिए और इसको आप 6 कर दीजिए। जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 24 आएगा, 36 आएगा, और 4 से z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, विच इज n स्क्वायर। तो आप पूरा ही डबल कर दीजिए। ऐसे लिथियम में भी करना है तो ट्रिपल कर दीजिए। जो हाइड्रोजन का ट्रांजिशन है उसका ट्रिपल ट्रांजिशन, ट्रिपल 1 और 2 दोनों को ट्रिपल कर दोगे तो z से अपने आप कैंसिल हो जाएगा। आप लॉजिक समझ गए? आप बिना देखे मतलब बिना सॉल्व किए भी बता सकते हो कि हाइड्रोजन का 2 से 1, हीलियम के 2 का डबल कर दो 4 और 1 का डबल कर दो 2, 4 से 2 के बराबर ही होगा। हाइड्रोजन atom when an electron jumps from m shell to l shell, the wavelength of emitted radiations is lambda. If an electron jumps from n shell to l shell, the wavelength emitted radiation will be a। ठीक है, a सीरीज लिमिटवा। चलो करो। पिछले सवाल में एल एम के एल एम एन, के एल एम, ये तो है n इज इक्वल टू 1 2 3, के एल एम एन। केवल 1/λ इज प्रोपोर्शनल टू z, z स्क्वायर है, यानी कि 1/λ z स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। लैम्डा इंटू जेड स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। जेड का वैल्यू देख लो, जिसका जो है एक का वैल्यू 1 है, दूसरे का भी 1 है, तीसरे का 2, चौथे का 3। करो।
लाइमन के बाद बाल्मर, बाल्मर के बाद पाश्चन, पाश्चन के बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद पी फंड आता है भाई। तो 4 नहीं हुआ ना, 5 हुआ पी फंड का। लाइमन, बार्मल, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया कि अगर इफ मास ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड, अब हम देखो इलेक्ट्रॉन को चेंज नहीं कर सकते, और पार्टिकल यानी इलेक्ट्रो पार्टिकल इज चेंज्ड। कभी कभी ऐसे बोल देते हैं कि हाइपोथेटिकली मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास डबल होता तो क्या होता। तो मैंने आपको सिखाया था कि वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, और रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। ऐसा है। तो एक एग्जाम्पल करते हैं। हमने बोला इफ इसी में एक पॉइंट और लिख देता हूं, इफ मास ऑफ रिवॉल्विंग पार्टिकल्स is comparable to mass of पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास अगर कंपैरेबल हो, देन रिप्लेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिड्यूस्ड मास लिख लो भाई। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर 24 ही था। जल्दी से करते हैं। आवाज बहुत धीमी धीमी आ रही है, ठीक है, अभी थोड़ा जोर जोश में बोलता हूं। लिखा हुआ है इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कर दे, यानी छोटा सा चेंज कर दे। बोले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डबल होता तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता? तो तुम बोलते 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर चलता था, उसकी जगह इंटू 2 कर देंगे, यानी कि 27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर क्या लगेगा? उसको भी 2 कर देंगे। अगर मास डबल की जगह ट्रिपल कर दें तो 3 कर देंगे। तो उसमें ट्रांजिशन के लिए कितने एनर्जी का फोटोन निकलेगा? अबे तो नई एनर्जी का फॉर्मूला बना लेना डबल करके, तो ट्रांजिशन एनर्जी भी डबल होने लगेंगे, कि ट्रिपल मास हुआ तो ट्रिपल होने लगेंगी। लेकिन ऐसे केस में प्रोटॉन का मास अभी भी इलेक्ट्रॉन से बहुत हैवी है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत हैवी है। इलेक्ट्रॉन को डबल या ट्रिपल भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई कहता है कि इलेक्ट्रॉन को उसके प्रोटॉन के मास के बराबर कर दिया, या प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास कंपैरेबल हो गया, तब जो एटम बनेगा तो उसमें अगर बोर्स मॉडल लगाएं तो क्या ट्रांजिशन की एनर्जी सेम होगी? तो आपको बोलना है अगर दोनों मास कंपैरेबल हो गए, यहां लिखा है इफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कंपैरेबल टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो फिर आपको मास की जगह रिड्यूस मास लगाना है, क्योंकि फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिस्टम घूमेगा, यानी पॉजिटिव पार्टिकल भी घूमेगा और नेगेटिव पार्टिकल भी घूमेगा, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोशन होगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोशन होगा तो हमको सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, और जब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो मास बदल के रिड्यूस्ड मास हो जावत है। इफ a positron atom, a positronium atom is made with an electron and a positron, find energy of its
ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन से कंपैरिजन करके बोलना, तो हाइड्रोजन का एनर्जी जो होता था वो होता था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन में जो होता था वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, लेकिन इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास बराबर होते हैं, बस ये प्लस ई का पार्टिकल होता है और ये माइनस ई का पार्टिकल होता है। तो फिर इनका जो रिड्यूस्ड मास है, यानी जो इफेक्टिव मास है, उसकी जगह रिड्यूस्ड मास लिख लेंगे और रिड्यूस्ड मास का वैल्यू हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो आंसर आ जाएगा m/2। तो हमारा टोटल एनर्जी जो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वो इस पॉजिट्रोनियम एटम के अंदर m/2 का प्रोपोर्शनल यानी कि 1/2 ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाय 2। एक सवाल पूछ रहे सर, एंगुलर मोमेंटम इंडिपेंडेंट ऑफ मास कैसे हुआ? एंगुलर मोमेंटम बोर्स मॉडल में एक स्पेशल टर्म NH/2 से ही होता है, तो उसमें मास कहां रहा? NH/2, NH/2। वैसे भी आपने देखा कि मास MVR में v वेलोसिटी मास के इंडिपेंडेंट है और रेडियस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस को अगर KF/m करेंगे तो m से m कट जाए। -6.8 आ गया इसमें आंसर। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को डबल या ट्रिपल सिंपली करें और प्रोटॉन के चारों तरफ ही घुमाएं, तब आपको डबल या ट्रिपल ही आंसर कर देना है एनर्जी का। अभी इसमें बोर्स रेडियस पूछा जाता या रेडियस ऑफ एटम विद रिस्पेक्ट टू बोर्स ऑर्बिट पूछा जाता, तो फिर हमको इसी तरीके से करना। पढ़ो जरा इसमें जो मैंने पढ़ाया कि भाई ये भी हो जाएगा, रिडबर्ग कांस्टेंट भी प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। रिडबर्ग कांस्टेंट रेडियस 1/m के हिसाब से बदल रहा है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, एंगुलर मोमेंटम इंडिपेंडेंट मास है, रेडियस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मास के डायरेक्टली सॉरी, ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, एनर्जी से बनता है रिडबर्ग कांस्टेंट। एनर्जी के फॉर्मूले से ही रिडबर्ग कांस्टेंट आया है, hc से डिवाइड करके, इसलिए उसका आंसर भी सेम रहेगा। देखो जरा इस क्वेश्चन को करेंगे, इमेजिन एटम मेड ऑफ प्रोटॉन एंड हाइपोथेटिकल पार्टिकल ऑफ डबल ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डबल कर दिया तो एनर्जी के फॉर्मूले डबल हो जाएंगे, तो रिडबर्ग कांस्टेंट भी डबल हो जाएगा। तो नया रिडबर्ग कांस्टेंट विल बी डबल ऑफ पुराना रिडबर्ग कांस्टेंट। अब लिखा अप्लाई बोर्स मॉडल एंड कंसीडर ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन हाइपोथेटिकल पार्टिकल टू फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, यानी कि n इज इक्वल टू 2 पर आना है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बतानी है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला 1/λ r z स्क्वायर 1/9 माइनस 1/4। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 का ट्रांजिशन है। 2 कैसे पता चला? लिखा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 2। तो 1/λ का वैल्यू आया 2r 5/36, लैम्डा का वैल्यू आया 18/5r। मैंने लिखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, द वेवलेंथ ऑफ H अल्फा इज 656 नैनोमीटर in the spectrum of distant galaxy of H alpha line of wavelength 706 nanometer. Estimate speed of galaxy with respect to earth। एक बार हम डॉपलर इफेक्ट पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा का वैल्यू V बाई सी होता है। डेल्टा एफ बाय एफ का वैल्यू भी यही V बाई सी ही हम लोग लिख देते थे, ये हमारा केटी मेथड होता था। लाइट के डॉपलर इफेक्ट में भी यही फॉर्मूला, इनफैक्ट इतना ही फॉर्मूला लगाना होता है अगर V का वैल्यू बहुत छोटा है से, और अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो
ठीक है, समय समाप्ति की घोषणा। नमस्कार।